9 बजे तक लेक्चर है तो है। घर पे फोन करके बता दो, आधा घंटा डिले हो। समझ में आ रहा है? और अगर यशमीत बोलता है कि जल्दी छोड़ दो, तो तुम लोग उसको बोलना तू घर जा। जो बोलता है छोड़ दो, उसको घर भेज देने का। डू यू अंडरस्टैंड? कॉर्पोरेट वेल हो गया था ना अपना। 11 क्या बोल रहे हो? मैंने पेपर साथ में ही बनाया है मोस्टली। बाकी कुछ भी अच्छा हो ना हो, निश्चित तो हमारा बहुत अच्छा। ये देखो, पर वैसे ही लाइन तो अभी कौन सा टेस्ट है? चैप्टर 16 ना? नहीं, क्यों? तो तुम लिमिटेशन पढ़ा क्यों वापस? नहीं पढ़ना चाहिए। हेलो, हेलो, हाँ बोलो ना। क्या हुआ? किसका लगा? हाँ हाँ। वाह, कुछ और मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। सही है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटा, दवाई लिया साथ में? नहीं नहीं, साथ में लिया क्या? ठीक है ठीक है, चलो करती हूँ लेक्चर चलो। तो 7 तारीख को तो टेस्ट देगी ना? रिजल्ट्स डिफरेंट चाहिए तो चीजें डिफरेंटली करनी पड़ेंगी। अब लॉयर भी नहीं बने। दोनों अलाउड नहीं है। कैसे बोला? ऐसा ऐसा गिल्ट में जाना चाहिए सामने वाला बंदा। ये डिग्री से नहीं आता, ये लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। कॉर्पोरेट चले जाएगा तो अपने आप बन जाएगा। सीएफएम के पेपर में 2 पास रहेगा ना अलग अलग? बाप रे, ये क्या है? क्या सीएफएम के पेपर में? 2 पास रहेगा ना? हाँ, हर पेपर में जिसमें ऑलरेडी पार्ट्स दिए हुए ना, वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही आएगा। वो तुमको समझेगा। मैं तुमको प्रीलिम्स दूंगी ना तो तुमको समझेगा। वो एग्जैक्ट डिट्टो पेपर दूंगी जैसा एग्जाम में आता है, डिट्टो।
विथ ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं वैसा ही ऑप्शंस तुमको पेपर में मिलते हैं। और इसके मतलब कंपनियों में 3 पार्ट रहेगा ना? 2 पार्ट, 2 पार्ट, 3 ओल्ड सिलेबस में, और अब 2 2 पार्ट, पार्ट। 60-40। एकदम से दे दोगे तो 40 is FM, corporate accounting is 60। ठीक है, चलो पढ़े। हेलो, जो जैसा पार्ट से एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स के लिए आएगा, सिर्फ चैप्टर्स का वेटेज कोई कंफर्म नहीं होता है। हम ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से बोल देते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्क्स के लिए आता है, बट वो ट्रेंड रिवर्सल कभी भी करके तुम्हारी वाट लगा सकते हैं। ठीक है, और 4 पेपर में से 1 पेपर ऐसा होगा जो तुम्हारी वाट लगाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, वो होगा ही होगा, चिंता मत करना उस पेपर का। उसमें मार्क्स भी बेटर ही दिखेंगे तुमको। जितना गंदा पेपर होगा ना उतना गंदा मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, मार्क्स बेटर होंगे, बट एक पेपर दे टेस्ट लाइक एनीथिंग। ऑलराइट, और एक टैक्टिक बताती हूँ, जो 4 पेपर है ना उसमें से एक को फ्रेंड बनाओ। ठीक है, योर चॉइस, कंपनी लॉ को मत बनाना। कंपनी लॉ में तुम कुछ भी कर लोगे ना, वो मार्क्स बहुत स्ट्रिंजेंट ही होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से मार्क्स नहीं देंगे कंपनी लॉ में। सो दो इट इज माय सब्जेक्ट, डोंट मेक कंपनी लॉ योर फ्रेंड। ठीक है, उसमें मेहनत तो लगेगी, बट 60 का एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलो, वरना सेक्शन रूल सब एकदम डिट्टो लिखना पड़ेगा, तब जाके कहीं 60 आएगा उसमें कंपनी लॉ में। ठीक है, बाकी कोई भी पेपर, बीट JIGL, बीट SBIL और CFM, जो तुमको चाहिए, एक को फ्रेंड बनाना और उसमें इतनी तोड़ मेहनत करना ना कि उसमें 60+ आना ही आना चाहिए। तो जो भी गैप बच जाएगा ना, कि अगर किसी में 45 आया, 50 नहीं आया, तो वो जो फ्रेंड है ना वो बचा लेगा एवरेज करने में। समझ में आ रहा है? सो और ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जिसको फ्रेंड बनाया वही डिफिकल्ट निकला, स्टिल यू विल बी बेटर देन एवरीबॉडी एल्स, क्योंकि तुम्हारी उसमें मेहनत सबसे ज्यादा है। बाकी सब छोड़ना नहीं है, आई एम सेइंग एक में तोड़ करना, कि उसमें से फिर कुछ भी आए वी आर एबल टू अटेंड। समझा? और स्पीड बढ़ाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉर्टेड? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अभी बच्चा लोग हमेशा याद रखना, कोई भी लॉ हो ना, उसका एप्लीकेबिलिटी, उसका स्कोप इज ऑलवेज गिवन इन सेक्शन नंबर 1। किसमें दिया होता है स्कोप? सेक्शन 1। सेक्शन 2 इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज, आम भाषा में डेफिनेशंस, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज। क्यों इंटरप्रिटेशन? क्योंकि वो एक्ट को समझाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है और एक्ट में पूरे में कहीं पे भी पब्लिक कंपनी नाम आया, तो अपने को पता है कि पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन के हिसाब से हमको इसको समझना है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरप्रिटेशन। सेक्शन 2 इज ऑलवेज डेफिनेशन, और सेक्शन 2 के बाजू में जो ब्रैकेट में अगर नंबर लिखा है कुछ, तो उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं, नॉट सबसेक्शन। दैट इज ओनली बिसाइड सबसेक्शन 2। बाकी सबके बाजू में नंबर आया तो इट बिकम्स सबसेक्शन। समझा? ठीक है, सेक्शन 1 इज स्कोप, 2 इज डेफिनेशन। क्लियर? और 3 से फिर एक्ट चालू। सॉर्टेड? ठीक है, तो अभी हम लोग सेक्शन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, किसका? कंपनीज एक्ट का। तो कंपनीज एक्ट का सिंस हम लोग एप्लीकेबिलिटी पढ़ने वाले, वो अपने को बताएगा कि कौन सी कंपनी को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनी को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, वो यहाँ पे अपने को सीखना है। ठीक, पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द एक्ट एक्सटेंड्स टू, बराबर है, एंड द प्रोविजन ऑफ एक्ट हैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। फर्स्ट, कौन से एक्ट, कौन से कंपनीज को अप्लाई करता है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, माइंड यू, अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ में कंपनीज बनी है या ये एक्ट में कंपनीज बनी है, तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल है? बराबर है। अभी
दिक्कत ऐसी है कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए ना इंश्योरेंस एक्ट 1938 भी है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट भी है, जिसको हम IRDAI बोलते हैं। बराबर है। तो अभी बेचारा इंश्योरेंस कंपनी कंफ्यूजन में चल रहा है, क्या उसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है या ये दो एक्ट फॉलो करने हैं। बराबर है। कंपनीज एक्ट उसको कुछ तो बोलता होगा, ये दो एक्ट भी बोलता होगा, तो बेचारा कंफ्यूजन में कि कौन सा फॉलो करूं, कंपनीज एक्ट फॉलो करूं या इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करूं। बताओ क्या करना चाहिए उसने। कंपनीज एक्ट फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अपने पास पार्टनरशिप बिजनेस के लिए दो एक्ट्स हैं। एक पार्टनरशिप एक्ट है, और सिंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई करता है। दोनों में से पार्टनरशिप बेचारा फॉलो क्या करेगा। और पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजन मिसिंग है, तो क्या देखेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्यों पार्टनरशिप एक्ट बोला तुमने। क्योंकि वो स्पेसिफिक एक्ट है। कौन सा एक्ट है, स्पेसिफिक। दो तरीके के एक्ट होते हैं, एक स्पेसिफिक एक जनरल। तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनरशिप एक्ट क्या है, स्पेसिफिक। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जनरल। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट जो है वो। तो दोनों सिनेरियो में आइडियली दोनों देखा जाता है। क्या देखा जाता है, दोनों। बट कभी इनकंसिस्टेंसी आया। व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आया। कॉन्ट्राडिक्शन समझता है, दोनों के प्रोविजन में झगड़ा है। क्या बोलूं मैं, ऑपोजिट बोल रहे हैं दोनों भी। इंश्योरेंस एक्ट में कोई प्रोविजन है जो कुछ बोल रहा है, कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजन है जो कुछ अलग बोल रहा है, नॉट मैचिंग विद द इंश्योरेंस एक्ट। और कहीं इनकंसिस्टेंसी है, तो उसको बोला है भाई तू इंश्योरेंस एक्ट देख। समझा। तो इंश्योरेंस कंपनी को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है क्या, डेफिनेटली। बट तब तक जब तक वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, किसके साथ, इंश्योरेंस एक्ट। डू यू अंडरस्टैंड, पक्का पक्का। So it says, except in so far as the said provisions are inconsistent. तो Companies Act is applicable, definitely. Except, कब तक applicable है? So far as the said provisions are, तब तक applicable है जब तक वो provisions क्या है, inconsistent नहीं है with the provisions of Insurance Act और IRDA. समझा, ठीक है। Same goes for, ये देखो ये सेंटेंस सेम दिखेगा तुमको। बराबर है, किसके साथ इनकंसिस्टेंट है, समझा। फिर और किसको एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट, ऐसी कंपनीज जो एंगेज है इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। बट कब तक एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। बराबर है। एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज को हम स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। कौन सी कंपनी बोलती हैं, हाँ, स्टैट्यूटरी कंपनीज। क्या, ICSI कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूट है, रिलैक्स। उसको कंपनीज एक्ट नहीं फॉलो करना होता है, ठीक है। सो ये ऐसी कंपनीज होती है ना जो कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं बनी होती है, उनका एक्ट होता है खुद का जिसके अंडर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल SBI, फॉर एग्जाम्पल RBI, फॉर एग्जाम्पल LIC। इनका सबका एक्ट है अपना, और उसके अंडर वो बनी है। तो उसको हम कौन सा कॉर्पोरेशन बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। दे आर मेड अंडर, वेरी क्लियर, ठीक है। For the time being in force, except in so far as said provisions are inconsistent with the provision of special act। तो बोला ये जो स्पेशल एक्ट वाली कंपनी है ना, उनको भी कंपनीज एक्ट फॉलो होगा, बट कब तक, जब तक वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विथ स्पेशल एक्ट। क्लियर। And such body corporate incorporated by any act for time being in force as CG may by notification specify in this behalf। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी एक्ट के अंडर बना हो, अगर CG ने बोला इसको अप्लाई करवाओ तो अप्लाई होगा। Got the point? Subject to exceptions, modification or adaptation as may be specified in the notification। Notification में अगर कुछ exception दिया है तो according। Very clear? एक बार रीड मार लो वापस। ये लाइन ना ऐसे ही याद करना, एक्सेप्ट इन सो फार एज सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। तीनों में सेम ही, तीनों में, चारों में, BCDE।
अगर बाय एनी चांस ये वर्ड्स याद नहीं रहे ना, तो एक्सेप्ट it is inconsistent with the provisions of insurance. समझा क्या? कोशिश करना वो लिखने की, बट नहीं हुआ तो दिस इज द मीनिंग, एक्सेप्ट इट इज इनकंसिस्टेंट. डन. कल अकाउंट्स के सर नहीं है, तो मैं और सरिता मैम. खुश हो रही है? क्या था को अकाउंट्स नहीं अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. एफएम अच्छा लगता है? एफएम ठीक है, अकाउंट्स नहीं. ओके. कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट एप्लीकेबल टू अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी. क्या होती है? जहां तक मुझे पता है कंपनी को तो इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है ना. तो जो कंपनी आईएनडी में है वो नहीं रे, कंपनी बनेगी कैसे तो मतलब इनकॉर्पोरेट करके? बन गई, लेकिन मतलब मैंने अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया वो तो अनइनकॉर्पोरेटेड कैसे? वो तो कमेंसमेंट नहीं है. हाँ मतलब अगर इसको सबमिट नहीं किया होगा तो तो कंपनी क्यों है? ऐसा कैसा बना है? नहीं ऐसे ही नहीं बनते. मतलब मैं मन में ठान लूं कि मैं आज से कंपनी चालू करूंगी और बन गई, ऐसे थोड़ी होता है. पार्टनरशिप कंपनी तो कंपनी नहीं होती. पार्टनरशिप फॉर्म तो महाराष्ट्र में कंपलसरी ना, महाराष्ट्र में बाहर तो कंपलसरी नहीं है. क्या नहीं है? इनकॉर्पोरेट नहीं, रजिस्टर. हाँ, तो पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सोल प्रोप्राइटर, ये सब किस में आते हैं? अनइनकॉर्पोरेटेड. एनजीओ तो सेक्शन 8, कंपनी रजिस्टर्ड. समझा? कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप, क्लियर, जो कंपनी नहीं है वो अनइनकॉर्पोरेटेड है. और अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज को कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं. क्लियर? ठीक. अब ध्यान देना. तुमको पता है अपने जो पार्टनरशिप है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, स्पेशली पार्टनरशिप या कोई भी एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग पर्सन्स का एसोसिएशन, उसमें कितने लोग पार्टनर्स बन सकते हैं मालूम है? मैक्सिमम पार्टनर्स इन पार्टनरशिप 50. 50. अच्छा, ये कहाँ दिया है? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं. तुमको पता है पार्टनरशिप एक्ट ने, नहीं रे, पार्टनरशिप एक्ट ने बताया कि पार्टनरशिप जो शुरू करनी है वो मिनिमम 2 लोगों के साथ करनी है. ये बताया. मैक्सिमम बताना भूल गया. मैक्सिमम बताना भूल गया. कंपनीज एक्ट बोलता है कि लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म नहीं हो सकती. क्या बोलता है कंपनीज एक्ट? पर्सन के साथ एसोसिएशन या पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता. मैक्सिमम कितने लोगों के साथ हो सकता है ये बताता है तुम्हारा सेक्शन 464. बट वो बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो सकते हैं? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. कितने हो सकते हैं? और कभी भी कोई सेक्शन में अगर तुम ये वर्ड देखो, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब सेक्शन ने बताया ही नहीं है कितना. एज में बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल्स में बताया हुआ है कितना. समझा? कहाँ बताया हुआ है कि कितना? तो सेक्शन बोल देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अलाउड विल बी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. तो सेक्शन क्या बोला है? कहाँ जाके चेक करो? रूल्स में.
कि मैक्सिमम कितने आना, समझा। और सेक्शन 464 बोलता है एज में बी प्रिस्क्राइब, जितने नंबर ऑफ पर्सन दिए ना उससे ज्यादा लोग हुए तो वो इलीगल माना जाएगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू बॉडी कॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और सम अदर एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट। अभी बॉडी कॉर्पोरेट दो ही है अपने पास, एक कंपनी, दूसरा एलएलपी। तो या तो वो कंपनी में खुद को कन्वर्ट कर ले या एलएलपी में कर, समझा बेटा। अब देखो वर्डिंग्स क्या बोलता है, ध्यान देना। ये कहाँ दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने अलाउड है, सेक्शन 464। ये सेक्शन याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ रूल 10 क्या बोलता है यहाँ पे, सेक्शन 464। एक काम करते हैं, ये पढ़ने से पहले ना अपन प्योर सेक्शन पढ़ते हैं। रुको हाँ, रुको। तुमको मैंने ई बुक एमसीए बताया है? नहीं। तुम लोग सब फोन निकालो अपना, सब लोग अपना फोन निकालो, निकालो। डन, ओके। अभी गूगल ई बुक एमसीए, डन। ये देखो पहला ही आएगा डाउनलोड, सिर्फ ओपन करो, ये साइट दिखेगा। किया, राइट हैंड साइड पे तीन ये लाइन दिख रहे हैं, उस पे क्लिक, एक्ट एंड रूल्स मिला, क्लिक। देखो यहाँ पे एक्ट्स भी आ रहा है और रूल्स भी। अगर तुम एक्ट पे क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे एक्ट दिए हुए हैं, इतने सारे एक्ट्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं तुमको। अपने को कौन सा चाहिए, क्लिक, बराबर। अभी अगर तुम देखो नीचे तो तुमको दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। अभी ये चैप्टर्स है, इतने चैप्टर्स में पूरा कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है। पूरा कंपनीज एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 24, सॉरी 29, बराबर 29 चैप्टर्स है। और उसके नीचे शेड्यूल्स है, दिख रहा है। देखो तुम्हारा मेमोरेंडम सब तुमने पढ़ा था ना, शेड्यूल 1 में मेमोरेंडम के टाइप्स दिए हुए हैं, ये देखो क्लियर है। एओए टेबल एफ, ओके। अभी अपने को कौन सा सेक्शन चाहिए मुझे बताओ। हाँ, तो यहाँ पे तुमको सर्च कीवर्ड्स दिख रहा है, उधर डालो 464, एंटर। मिला, आया। प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप, पर्संस एक्सीडिंग सर्टेन नंबर्स, क्लिक। आया तुमको सेक्शन, बराबर। ये पूरा अपडेटेड सेक्शन है, एमसीए सबसे पहले सेक्शंस अपडेट करता है अगर कुछ भी अमेंडमेंट आया तो, क्लियर है, ठीक है। अब सेक्शन प्योर, ये प्योर लॉ है, प्योर लॉ, इसको प्योर लॉ की तरह पढ़ते हैं अपन फिलहाल, ठीक है। सो 464 क्या बोलता है, तुम्हारे बुक में जो दिया है ना वो सेक्शन और रूल का कॉम्बिनेशन में दिया है। मैं चाहती हूँ तुम पहले सेक्शन पढ़ो, हम बाद में रूल पे जाएंगे उसके, ठीक है। सेक्शन 464, एवरीबॉडी ध्यान ऑन स्क्रीन, क्या बोलता है, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। क्या बोलता है, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी पार्टनरशिप जिसमें कितने हो, मोर देन नंबर ऑफ पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब, कितने नंबर ऑफ पर्सन हो एज में बी प्रिस्क्राइब, अगर उससे ज्यादा है तो वो फॉर्म ही नहीं हो सकती फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी
business that has its object the acquisition of gain. तो कोई भी पार्टनरशिप जिसमें मोर नंबर है एज में बी प्रिस्क्राइब वो फॉर्म ही नहीं हो सकती फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस और जिसका ऑब्जेक्ट क्या हो एक्विजिशन ऑफ गेन. गेन मतलब प्रॉफिट कमाना. बराबर है. उसके लिए फॉर्म ही नहीं हो सकती बाय एसोसिएशन और पार्टनरशिप और इंडिविजुअल मेंबर्स अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज or is formed under any other law for the time being in force. Any other law मतलब कौन सा लॉ होगा? LLP वाला. तो या तो उसको कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा या तो कोई तो लॉ के अंडर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है. और ये उसके एक्सेप्शंस है. फर्स्ट कभी हाँ सॉरी एक और लाइन प्रोवाइडेड दैट नंबर ऑफ पर्सन विच मे बी अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट एक्सीड. इस लाइन को इंटरप्रेट करके बताओ क्या बोलने की कोशिश की. होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. ये तो हम लोग 100 तक एम्प्लॉय कर सकते हैं ऐसा बोलना चाहते हैं. तो अगर 100 तक हुए तो मतलब ये बना सकते हैं प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं ना. तो पार्टनरशिप में 100 तक हो सकते हैं क्या? वही तो पूछ रही हूँ. तो मतलब तो रूल्स भी बता देगा ना कितना है. तो ये 100 क्यों दिए फिर? मतलब अगर अगर 100 तो हुआ तो मतलब बोल रहे हैं 100 तो हुआ तो अपन कंपनी बना सकते हैं और प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं ऐसे बोल रहे हैं. 50 तक रूल्स बोल रहा है हाँ. पर बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं पर 100 तक ही कर सकते हैं 100 के आगे नहीं कर सकते. हाँ बराबर. कितने हो सकते हैं वो बताने वाला एज में बी प्रिस्क्राइब. बट एज में बी प्रिस्क्राइब भी मैक्सिमम कितना बोल सकता है? 100. 100. और फिलहाल एज में भी प्रिस्क्राइब कितना बोल रहा है वो अपन पढ़ेंगे. ठीक है. 464 क्या बोलता है? कोई भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप मोर नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं रख सकता. कितने मोर नंबर ऑफ मेंबर्स एज में बी प्रिस्क्राइब फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एंड फॉर एक्विजिशन ऑफ गेन. अगर ऐसा होता है तो उसको फॉर्म करना पड़ेगा इधर एज अ कंपनी और अंडर एनी अदर लॉ. समझ में आ रहा है. और नेक्स्ट लाइन में बोलता है नंबर ऑफ पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब्ड कितने हो सकते हैं? नॉट एक्सीडिंग 100. क्लियर. अभी ये जो सबसेक्शन 1 है वो 3 पार्टीज को अप्लाई नहीं करता. एक HUF में मेंबर कैसे बनते हैं? बाय बर्थ. जाते कैसे? बाय डेथ. बोला हम 50-100 का वहां पे लिमिट नहीं रखेंगे जितने भी होंगे चलेगा. 464 उसको एप्लीकेबल नहीं है. जितने पैदा करने कर कोई टेंशन नहीं. समझ में आया? ठीक. सेकेंड ऐसा एसोसिएशन या पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड बाय गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. हम अब आएगा ICAI ICSI. वी ऑल आर प्रोफेशनल्स अंडर स्पेशल एक्ट. हमने पार्टनरशिप फॉर्म किया है तो हम 50-100 देखेंगे नहीं. जितने होने हैं होने. क्लियर. तीसरा every member of an association or partnership carrying on business in contravention of subsection 1. अगर subsection 1 के contravention में किया तुमने तो तुमको मिलेगा punishment. Do you understand? बैठा. ठीक. तो ये था 464. अभी आइडियली ना तुम लोग ये जो सेक्शन है उसमें एज में भी प्रिस्क्राइब दिख रहा है हाइपर लिंक पे है. अगर उस पर क्लिक करोगे ना तो अपने आप तुमको एज में भी प्रिस्क्राइब पे लेकर जाएगा. बट यहाँ पे एरर है. जो लिंक किया हुआ है ना वो बराबर नहीं किया है. और कोई सेक्शन में करोगे तो आएगा बट ये सेक्शन में एरर है क्योंकि ये तुमको कहां लेकर जा रहा है? रूल 10 पे. बट रूल 10 ऑफ अलग प्रोविजन लेकर जा रहा है. ये प्रोविजन 50 वाला नहीं है. ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसेस एंड फीस वाले रूल 10 पे लेके जा रहा है. अभी और एक चीज सुनो मेरी बात ध्यान दो. यहाँ पे रूल्स है. बैक करो. बैक करो. बैक किया. बंद ही कर दिया. अभी शुरू से शुरू. बाकी सब किसी ने बंद किया? थैंक यू. बाजू वाली कहाँ है? सीसी कब खत्म हो रहा है उसका? 3:30 तक है. तेरा सीसी क्या अलॉट नहीं हुआ? मतलब सीसी ही नहीं मिला? अरे खेती आ गई. तो अभी करना क्या है? वरना केटी
आया? अब रूल्स पे क्लिक करो। अभी बच्चे लोग, अभी यहाँ पे ना दिक्कत शुरू होती है। तुमको यहाँ पे दिया है रूल 10। तुम बोलोगे मैम ठीक है रूल 10 याद हो जाएगा, 464 विथ रूल 10, 464 विथ रूल 10। बट ये जो रूल 10 है ना, अपने पास इतने रूल्स हैं, ठीक है? कितने रूल्स है पता है? हर एक में 1 2 3 4 5 और 11 पेज तक है। और हर एक रूल अलग अलग, हर एक में रूल 1 to 4, 1 to 3, 1 to 39, 1 to 49, मतलब रूल 10 हर एक में आ सकता है, बराबर? तो अपने को सिर्फ रूल 10 लिख के नहीं होएगा, वो रूल 10 कौन से पार्ट का है वो भी लिखना है, विच इज कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014। वरना उसका समझेगा कैसे कौन से पार्ट का बोल रहे हो? इनकॉर्पोरेशन रूल्स में भी तो रूल 10 है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में भी तो रूल 10 है, दिख रहा है? फिर इश्यू ऑफ जीडीआर में तो चलो नहीं है। ये देखो, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो रूल 10 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में भी तो रूल 10 है। तो किसका रूल 10 की बात कर रहे हो? तो वो भी पीछे लिखना पड़ेगा कि हम कौन से रूल की बात कर रहे हैं, रूल 10 ऑफ मिसलिनियस। एक अच्छी बात है कि सारे रूल्स 2014 में ही आए थे, अनलेस कुछ अमेंडमेंट हुआ हो। रूल का ईयर विल बी 2014, everything will be same, companies rules 2014 will be same, what will change is the brackets। समझ में आया? और ये जो रूल है वो कौन से इसमें दिया है? मिसलिनियस रूल। बैक बैक करके जरा मिसलिनियस रूल ढूंढ के निकालो। मिला? रुकना, उनको मेहनत करने दे। मेहनत नहीं होती क्या थोड़ी सी? मिला? मिला सबको? क्लिक। क्लिक किया? देखो तुमको राइट हैंड साइड पे, तुम्हारे यहाँ पे कैसे दिख रहा है पता नहीं, बट रूल नंबर 1 2 3 4 आया उसमें। उसका अपन कौन सा रूल नंबर देखने वाले हैं? क्लिक करो 10 पे। अब पढ़ लो 50 दिया है कि नहीं, बराबर? क्या रूल्स ये 50 का 60 कर सकता है? 60 का 70 कर सकता है? 70 का 110 कर सकता है? क्योंकि 464 मैक्सिमम कितना बोलता है? डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज हाउ इट इज। समझा? तो जिधर जिधर एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब किधर दिया है रूल्स, क्लियर है? तुमको एसबीआई के चैप्टर 2 में कहीं एस में भी प्रिस्क्राइब्ड आया नहीं था क्या? चैप्टर 2 की बात कर रही हूँ, इनकॉर्पोरेशन में, क्योंकि सारे प्रोसीजर रूल्स में ही है। चेक कर लेना एक बार। बहुत पहले आया रहेगा, पिछली बार जो मैंने नहीं नहीं, पहले ही की बात कर रही हूँ मैं, स्टार्ट में। डन? समझ में आया? ओके।
अभी एक काम करो ना, इसको ऐसे ही पढ़ोगे क्या? नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन, अभी यहाँ पे 50% क्यों दिख रहा है? अपन जो सेक्शन पढ़ा उसमें तो 50% नहीं था ना, तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना वो लोग ने तुमको कंबाइन करके दिया हुआ है, सेक्शन 464 विथ रूल 10, रीड विथ, RW इज रीड विथ, इसीलिए दिख रहा है। समझ में आ रहा है? आइडियली ये लोग ऐसे नहीं करने चाहिए, मेरे को मजा नहीं आता ये पार्ट पढ़ने में, वरना तुमको एक्चुअल सिनारियो समझेगा ही नहीं कभी, बराबर? बट मॉड्यूल में वैसे ही है, ठीक है। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन, ये बाकी का सेम है, पढ़ के देखो जो अपन पढ़ा एक्ट में। सही है? हाँ। नीचे का भी एक्सेप्शन सेम है, पेनल्टी पढ़ लो। एक तो फाइन पड़ेगा, और जो लायबिलिटीज होंगे उसके लिए जो लोग है वो पर्सनली लायबल हो। क्लियर? डेफिनेशंस एंड की कॉन्सेप्ट्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कहाँ था डेफिनेशंस? बाजू वाला ब्रैकेट क्लॉज, बाजू वाला ब्रैकेट कंपनी का डेफिनेशन सिर्फ पढ़ लो, रीड ओनली अपने लिए। ये कंपनी का डेफिनेशन पढ़ के जिंदगी में कभी नहीं समझेगा कि कंपनी है क्या। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, और मैम ये डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड लर्न करने पड़ेंगे। जो रीड ओनली बोल रही हूँ वो बिल्कुल नहीं करने हैं। जो बोला गया वो वर्ड टू वर्ड। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो शायद नहीं याद रहे, ऊपर नीचे थोड़ा सा चलेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट नहीं करने का। इट इज नॉट सेइंग नो, मतलब अगर हम कोई ऑथर है जिसकी बात बोल रहे हैं तो अपन इन्वर्टेड कॉमर्स में डालते हैं और एज इज डालते हैं यहाँ पे, ठीक है यार? थोड़ा ऊपर नीचे कॉन्सेप्चुअली टेस्ट करेंगे तुमको, इतना नहीं देखेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय, ये पढ़ा है ना तुमने, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हाँ कि नहीं? कौन सी होती है? दो तरीके की कंपनी होती है, एक लिमिटेड बाय शेयर, एक लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब क्या है? हाँ, उसमें वो गारंटी वाले होते हैं उसमें वो, कैसे बताओ आगे, बताओ बताओ, और कोई? नंबर्स का क्या है डिपार्टमेंट। बराबर है। सो शेयर्स हो या गारंटी हो, दोनों में इनिशियल मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी है तो कितने होते हैं? दो। पब्लिक है तो मिनिमम कितने होते हैं? 7। वो लोग मेमोरेंडम के लास्ट पेज पे साइन करते हैं अपना नाम वाम लिख के, और बोलते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इतना पैसा देंगे। और शेयर वाली कंपनी है तो वो लोग लिखते हैं कि हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे। गारंटी वाली कंपनी है तो वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे असेट्स पे। क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? असेट्स पे। अरे पैसा देंगे तो असेट बन जाएगा ना यार, बराबर है? बट कब कंट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? वाइंडिंग अप पे। तो गारंटी वाले पैसा कब देते हैं? वाइंडिंग अप पे। शेयर्स वाले पैसा कब देते हैं? जब कंपनी बोले। स्टार्ट में हो सकता है, मिड में हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? गारंटी वाले कब देते हैं? वाइंडिंग अप पे। Got the point? So they contribute to the assets of the company. They contribute to the assets of the company. बैठा? और दिया कहाँ होता है? कितना देंगे? मेमोरेंडम। ठीक? Means a company having liability of its member limited by कितने अमाउंट से that members may respectively undertake to contribute to the in the event of, ठीक है? सिर्फ समझने के लिए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ लो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, तो हमेशा एक ही लाइन दिखेगी, कंपनी का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसमें मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है बाय मेमोरेंडम, और कितना लायबिलिटी है, विच इज अनपेड ऑन एनी शेयर्स।
जितना अनपेड है उतना लायबिलिटी है। सिंपल। होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशन पढ़ा है तुमने? प्राइवेट, अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी पे जाने से पहले पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए? एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब किधर दिया है? वेरी गुड। बट रूल्स फिलहाल चुप है, 0 है इसके रिलेटेड। तो जितना मिनिमम चाहिए उतने से शुरू कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक, ओके। होल्डिंग सब्सिडरी जरा मुझे याद दिलाओ ना, क्या था? याद दिलाओ। पढ़ा है तुम बोले ना? बताओ कहाँ पढ़ा है? बताओ। SBL चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड चैप्टर इज इनकॉर्पोरेशन। मोस्ट मतलब एम्बिग्विटी है ये। 51% चाहिए, मोर देन 50% चाहिए। मोर देन 50, 51 हुआ इससे। तुमको पता है 0.1% में लाखों शेयर्स आ जाते हैं कंपनी के। हाँ, अच्छा। मोर देन 50 के 51, 51 या उससे ज्यादा, तो 51% और मोर। 51% और मोर। तो 50 सब शेयर एक पास होगा, तो दूसरे के पास भी 50 से होगा, तो उसे थोड़ी सब्सिडी। बात सही है, तो मोर देन 50 होना चाहिए। मोर देन 50 मतलब ऑटोमेटिकली 51 नहीं हो जाता रे। क्या बोलते हो? मोर देन 50 सब गलत है। सब्सिडरी कंपनी ना परसेंटेज बोलता ही नहीं है सबसे पहले। जिसकी पेरेंट कंपनी होती है वो पार्ट ऑफ, मतलब अभी मैं सब्सिडरी हूँ तो मेरा ओनर कोई और रहेगा। हाँ, वो सब्सिडरी होती है। ये लोग तो वो लोग होल्डिंग की बात कर रहे हैं। होल्डिंग तू जो बोल रहा है वो होल्डिंग कंपनी का अच्छा, डेफिनेशन है। वो ट्रिक हो गया ऊपर से। 2 मिनट रह के वापस चालू कर देना। तुमको टक आवाज नहीं आया? सो सब्सिडरी कंपनी ना 50%, 51% ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है। पहली बार, आखिरी बार, ये वर्ड्स ध्यान रखना। एक कंपनी दूसरे कंपनी की सब्सिडरी तब बनती है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में हाफ मोर देन वोटिंग पावर होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? कितना? आधे से ज्यादा। अगर वोटिंग पावर एक कंपनी दूसरे कंपनी में एक्साइज करता है तो जिसमें वो एक्साइज करता है वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। समझ में आ रहा है? ये एक क्राइटेरिया है सब्सिडरी बनने का। दूसरा क्राइटेरिया उसका है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का कंट्रोल करती है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कंट्रोल करती है? कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट इज कॉम्पोजिशन? क्या? मैं कॉम्पोजिशन का मतलब पूछा, तुम्हें को कंट्रोल का मतलब बता रहा है? कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो बीओडी का फॉर्मेशन को कर रही है कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल नाउ? कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में मेजॉरिटी या ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट
और रिमूव करने का पावर रखती है, तो वो कॉम्पोजिशन को कर रही है कंट्रोल। डू यू अंडरस्टैंड? कॉम्पोजिशन मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को कर रही है कंट्रोल, मतलब मेजॉरिटी या ऑल को अपॉइंट कर सकती है या रिमूव। तो दो क्राइटेरिया है, या कॉम्पोजिशन को कर रही है कंट्रोल या होल्ड कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। गॉट द पॉइंट? तो क्या बन जाएगी? कंपनी सब्सिडी। बैठा? ओके। सो यहाँ पे अब बोलती है सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, that is to say holding company means a company in which holding company controls the composition of BOD or exercises or control more than, समझा? either at its own or together with one or more of its subsidiary। अब A ने B में होल्ड किया हुआ है 60% शेयर्स के साथ वोटिंग पावर भी आ गया, बराबर है? तो क्या बी ए की सब्सिडरी है या नहीं है? तो बन गई सब्सिडरी, ए बन गई उसकी। बी ने सी में होल्ड किया है 30% शेयर्स, क्या सी सब्सिडरी है बी की? नहीं, नहीं, ठीक है। ए ने सी में होल्ड किया है 25% शेयर्स, सी ए की सब्सिडरी है? Yes. Yes. है? हाँ। है? कैसा? 30% बी ने होल्ड किया है और 20% उसने होल्ड किया है, मतलब 80% हुआ तो इनडायरेक्टली हुआ होगी। अब वापस हाँ। 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, इधर एट इट्स मतलब खुद से या टुगेदर विथ ऑफ इट्स सब्सिडरीज। समझा? या तो खुद से होल्ड कर रहा है या अपने सब्सिडरीज के साथ मिलके। क्लियर? तो बन जाती है सब्सिडी। बैठा? ये था सब्सिडरी का डेफिनेशन। Clear? Provided that such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed। Layer क्या होता है? A ने B में 60% होल्ड किया है, B ने C में 55 होल्ड किया है, C ने D में 60 होल्ड किया है, ठीक है? तो A की सब्सिडरी B, B की सब्सिडरी C की सब्सिडरी D। अभी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी ना होल्डिंग की सब्सिडरी होती है, समझा? तो बी की जो सब्सिडरी है ना वो अल्टीमेटली किसकी सब्सिडरी है? ए की। सी की भी जो सब्सिडरी है ना वो अल्टीमेटली किसकी सब्सिडरी है? ए की। तो तुमको समझ में आ रहा है? लेयर्स क्रिएट हो रहे हैं। ए ने बी में होल्ड किया, बी ने सी में होल्ड किया, सी ने डी में। वो बोलते हैं ऐसे लेयर्स क्रिएट करते नहीं जा सकते, उतने ही क्रिएट कर सकते हो जितने, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और प्रिस्क्राइब 2 है फिलहाल, 2 लेयर से ज्यादा क्रिएट नहीं हो सकता। अभी अंडरस्टैंड, ए एक कंपनी है, ए ने बी में 60% होल्ड किया, ए ने ही सी में भी 55 होल्ड किया, ए ने डी में 61 होल्ड किया, ए ने ई में 55 होल्ड किया, चलेगा? ये लेयर नहीं है, खुद ही होल्ड कर रहा है। तो कितना भी सब्सिडरी क्रिएट करे फर्क नहीं पड़ता, बट सब्सिडरी का सब्सिडरी, सब्सिडरी का सब्सिडरी, ये लेयर क्रिएट होता है और वो सिर्फ 2 लेयर अलाउड है, उसके ऊपर नहीं। समझा मैंने क्या बोला? पक्का पक्का? और लेयर्स फिलहाल एक्ट में दिया हुआ नहीं है, कहां दिया हुआ है? एज में बी प्रिस्क्राइब। गॉट द पॉइंट? ठीक। अब explanation for the purpose of this clause company shall be deemed to be, जाता हूं, चढ़ जा। A company shall be deemed to be a subsidiary company of a, एक और चीज बता देती हूँ, सॉरी नॉट रिलेटेड टू कंपनी लॉ। इफ इन माई एब्सेंस, ठीक है, कभी भी कोई स्पार्क होता हुआ दिखा,
कुछ हुआ, सबसे पहले भाग के वो फ्यूज बंद करना। समझ में आ रहा है? क्या करोगे? फिर मुझे कॉल करना, पहले जाके वो फ्यूज बंद करना। बैठा? कुछ भी हो, if I'm not present, you switch off the fuse first. Then we will see what to do. Clear? घर का फ्यूज पता है किधर है? रहेगा पीडी क्लास का। क्लास का तो तुम रोज बंद करते हो, इसको पता है। घर का भी पता करके रहने का। कभी भी स्पार्क हुआ, फर्स्ट थिंग यू डू इज फ्यूज बंद करना। ठीक है? ढूंढ के रखना घर का किधर है। कल मेरे को बताना घर पे किधर है फ्यूज। होमवर्क है तुम्हारा आज के लिए। हाँ, घर के अंदर ही रहेगा ना फ्यूज, बाहर नहीं। बाहर में वो फ्यूज बंद करने नहीं जाने का, घर के अंदर भी एक बाहर नहीं भागने का। बाहर 20 मीटर दिखेंगे, उसमें से ढूंढते बैठेगा खुद का कौन सा है। नहीं ना, घर के अंदर भी एक फ्यूज होता है। हाँ, तेरा फ्यूज नहीं, घर का। मीटर का फ्यूज मतलब कौन सा है? नहीं, घर के अंदर का फ्यूज। मतलब अरे वाह, क्यों? वो बाहर भागेगा फ्यूज बंद करने। ये बाबा, देखो गरम हो रहा है, गर्म होता है। कैसे गरम हो रहा है। तेरी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? ठीक है। 12 बजे उठते भी साढ़े 4 को उठा है, फिर भी दिस आएगा एक बार दूसरा के दिला नो एवरी 5 मिनट बाप रे काय केलं असतं पाच लोक अरे मम्मी गावाला त्यातली मजा सोडा दिवसपर्यंत झोपला येऊन परत झोपला झोपला काय तर साडे 8 काय केलं कॉलेज जाएंगे। मग कॉलेजला गेला? फिर भी एग्जॉस्ट हुआ आयुष एग्जॉस्ट हुआ है। किचन मार गया। हुआ है, वो सो रहा है मेरे लेक्चर में। आधा चीज उसको वे ओवर द हेड गया है। कल मैं पूछूंगी सब्सिडरी, पता नहीं 51% बोलेगा वो। ऐसे रिड्यूस कर देते हो सुबह पढ़ाई करोगी? बाग आमचे पेपर बाजू वाले का रिएक्शन देखा तूने? पढ़ेगा नहीं। नहीं, मैं मैथ्स नहीं हंसी करता है मेरा। मैथ्स का पेपर है। स्पेलिंग क्या है? मैथमेटिक्स में आज तो अभी ऐसे हो गया मतलब मैं एफएम दे दूं पर मैथ से नहीं पर एफवाई में है ही ना, मैंडेटरी है ना। हाँ एक तो कुछ तो ना कुछ तो करके आना। पर मैंडेटरी है मैथ्स बेटा, सबसे क्या पूछेगा? तो सोफा होता ठीक है, मैंने ऑटोनॉमस नहीं है ना? बैठी हूँ। ऑटोनॉमस है। कंपल्सरी हम देंगे। हाँ ठीक है, वो सही है। हजारों ऑप्शंस, हजारों कॉम्प्लिकेशन, अलग अलग मैनेज करने का, एक ही अच्छा है मैंडेटरी। अरे मैथ्स मैंडेटरी। अरे मैथ्स तो मैंडेटरी है बीकॉम में। मैंने अपने जमाने में भी दिया हुआ है, अपने जमाने में। क्या बात कर रहे हो? हमें चॉइस दिया था मैथ्स और हायर मैथ्स है, लोअर जूलॉजी और बॉटनी और मैथ्स से हम लोग को चॉइस दी और मैंने जूलॉजी तो बॉटनी में प्लांट्स आते, तो तुझे ठीक है। अभी एनिमल के बारे में पढ़ो या प्लांट के बारे में पढ़ो, एक ही चीज है। उसमें देखो थोड़ा सिमिलरिटी तो लगेगा। नहीं, तेरे जैसे कोई नहीं है। समझा नहीं उसको। बंदर अरे नॉनवेज है ना? मंकी के बारे में है कि नहीं उसमें? था तो एंड्स के बारे में। अरे तभी सिमिलैरिटी नहीं लग रहे तेको। चिंपैंजी के बारे में होना चाहिए था। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो पढ़ रहा है। नुपुर का वो बात करते वक्त वैसे हंसेगी ना, वैसे वो बाल का रहता है उसको ऐसे खा जाती होंगी।
कसं कसं दाखव मला. ऐसा तो नहीं करते खाते हैं मेरे को तो ऐसा एक बात देखा तो कभी खाना नहीं खाता है. ये ना दे मेरे को बस. मम्मी का प्रेम या अरे यार बापरे आयुष ना एक्स्ट्रा हो जाता है. विसरतो तू कधी कधी आपण नाही बरोबर. चलो ना न्यूज का करवा देगा क्या आपने. फोटो दिखा वीडियो नाही आहे. व्हिडिओ नाही ना अरे व्हिडिओ दाखवायचा ना. किधर गया था. मुलुंड कालिदास गए थे. कालिदास नाही मुलुंड तर वामनराव केदार नीलम नगर मुलुंड ईस्ट. ईस्ट संभाजी के वहां पे. नहीं संभाजी से थोड़ा दूर है. अच्छा था. जगह थी क्या खेलने को. पहले पहले दिन थी. फिर भीड़ हो मतलब कितने सातवें- दिन होता है. 3 दिन होता है लास्ट के. वापस फ्लिकर मारा लाइट. हाँ ना नहीं नहीं एसी बंद कर दो बोल रही हो. ऐसे वीडियो निकालने का ना कैसा खेलता है. मैं देखो तो सही. बोला वीडियो दिखा इसके फोटो सुन तो मेरे उसने फोटो निकाले ऐसे पोज में खेलते न्यूज का आपने वीडियो में देखा है. खेलते खेलते. नहीं डांस का नहीं. शादी के डांस वाले वो एंगेजमेंट का एंगेजमेंट का कौन से पे. अपना एक ऑफिशियल क्या बात कर रहे हैं. देखो आप अरे असं कसं मला दाखवायचं ना रे. नाही आहे. त्याला केवढं टेन्शन डेट सांग. डेट सांग. डेट कीजिए मैं दिखाता हूँ ना मेरे को. मैं संडे संडे अरे सांग ना लग्न कधी होतं. 17 ऑगस्ट 17 ऑगस्ट 17 ऑगस्ट ये निमिष आई तो तो वाला दाखवला भारी भारी बेचारे को इतना टेंशन था कल एक ट्रेलर को प्रॉपर क्या करूं. गाना अच्छे से हे होतं एफएल चा होता पीएस का एकदम लैब हो रहा था. तेरे को डांस अच्छा लगता है नहीं लगता है. आउट ऑफ सिलेबस है. तो माना कैसे तू. लो सोलो इंग्लिश का भी है ना. तो सोलो भी किया. हाँ सोलो भी है. एक स्टेज पे सब ऐसे ऐसे कर रहे आप मतलब है हमारा कमेंट्री मस्त आहे ना. इथे मॅचिंग मॅचिंग नाही नाही आता सोलो मॅचिंग मॅचिंग दाखवलं आता सोलो दाखवतो. अरे चालू कर. हाँ होईल देखो ना. बेचारे को पता ही नहीं चल रहा था कि कब चालू करता है. जूस पीते मानती हूँ जूस बाबू नको करू. तू नको करू स्थान. आपने इधर तक ही देखना. आपने वो वाला नहीं देखना. बेचारे को इधर डांस करने को बोला और इधर गाना वालों ने एडिट नहीं किया तो इधर ही बैठ गया. क्या उसका गाना एडिट नहीं किया ना तो उसको स्टेप पता नहीं था पहले से.
तुझे गाना बड़ा हो गया, वो इधर ही बैठा कुछ करता ही नहीं है। हम लोग पीछे कूदते हैं, हंसते हुए लोग हमारे पास देख रहे हैं। और एंड में सब क्यों निमेश ऐसा? मेरा गाना लास्ट में यूट्यूब से ही उठा है, मतलब नहीं उन लोग से एडिट ही नहीं हुआ आपको। मैं सुबह जब हॉलिडे गया ना तब मैं और आयुष का स्टेज पे खड़े थे और लास्ट को है ना ये लोग के सब दोनों ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम दोनों फैमिली वाले डांस करेंगे इसको, ये उधर ऐसे खड़ा है तो डांस कौन करेगा? मैं और आयुष थे तो बस बोला हम लोग डांस कर रहे थे। निमेश के अंदर डांस नहीं है। नहीं इसलिए बहुत डांस नहीं है। और उसको ऐसे ही ना बेचारे को जबरदस्ती खड़ा कर दिया है कि कर तू, बस ऐसा। करना पड़ेगा। तो बहन का भाई है, तेको करना पड़ेगा। मतलब बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी जाने दे, एक्सप्रेशन भी नहीं है। वो ऐसा ही है। वो अभी हंस तो रहा है, वहां पे हंस भी नहीं रहा। ये करते हुए देखना चाहिए सबको। तो लाइन नहीं आती है, वो ऐसे ही बैठा हुआ नमाज उसका दिल भी नहीं आया। इसकी बहन देख रही है। और एक मैंने स्वीटहार्ट भी नहीं आया। स्वीटहार्ट नहीं है, स्वीटहार्ट तो पूछे मैं, बाकी सब लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसका हाथ भी नहीं है। ओंकार बोला अरे उसको ऐसे गिरा नहीं है शायद, बेचारा परेशान दब गया बुक के नीचे। हाँ, redemption of debentures। किसको भेजूं? अच्छा, मेरे पास है क्या? देखती हूँ। इश्यू एंड रिडेम्पशन दोनों भेजना है। हाँ, मतलब दोनों एक साथ एक साथ ही है। इश्यू, रिडेम्पशन और क्या है उसमें? नहीं वो तो ठीक है, बट इनको कवरेज में सिर्फ इश्यू रिडेम्पशन है या और भी है? और कुछ नहीं है तो वी आर डन देन। सर ने शुरू किया कंसोलिडेशन या करने वाले हैं? हाँ, तो फिर डिबेंचर्स लास्ट है ना सर? थोड़ा बहुत, हाँ हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। हेलो। निमेश का डांस बाद में देखेंगे हम लोग। एंटरटेनमेंट चाहिए तो निमेश का डांस। अपमान ठीक है, चलो डांस नको बोलू। एक्सप्रेशन तो दे, स्माइल तो कर लेता। चलो, सब्सिडरी कंपनी डांडिया खेल लेता है ये, तो गया क्यों था? नहीं गया, खेल रहा था लेकिन वो जम नहीं रहा था उसको, बस डालिया अंदर से नहीं आ रहा है। चिढ़ता बहुत है उसको, हम कुछ नहीं, सिर्फ चिढ़ने वाला है। क्या बहुत चिढ़ता है। ऐसे करेगा और ऐसे करके ताली बकता हूँ। चलो हेलो, सब्सिडरी भूल जाएंगे अपन। हाँ, अभी इसका मतलब ना तुम लोग बताओगे मुझे। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। डीम्ड टू बी मतलब assumed to be, बराबर है? Subsidiary company of a holding company, even if the control referred to in subsection 1 or subclause 2, subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company. Subclause 1 में क्या दिया है? Controls the composition. Subclause 1 है। और more than one half वाला subclause 2 है। तो बोलते हैं जो subclause 1 and subclause 2 में जो control बोला गया है ना, वो अगर अनदर सब्सिडरी का है
तो भी हम उसको होल्डिंग की सब्सिडरी मानेंगे। वही तो तुमको समझाने का। ये सब क्लास का है वापस से बता बोला। सब क्लॉज 1 तो ये है हाँ वो सब एक है कंट्रोल कंपोजिशन और एक 1/2, और ना फिर ये सब क्लॉज है। क्योंकि भाई सेक्शन 2 क्लॉज 87 उसमें फिर नंबर तो सब क्लॉज, समझा? 2 क्लॉज 87, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2। क्लियर? तो लिखते कैसे हैं? बोलो बोलो, क्या कहने की कोशिश हो रही है? वही आपने जो बताया, होल्डिंग कंपनी की सबसे big कंपनी है, तो उसने शेयर्स डाले हैं, तो उसकी भी होल्डिंग कंपनी, उसकी भी सब्सिडियरी होती है। होल्डिंग कंपनी उसकी भी सब्सिडरी होगी या सब्सिडरी उसकी भी होल्ड? नहीं इधर लिखी वो भी सब, वो भी होल्डिंग की सब्सिडरी होगी। वो भी होल्डिंग की सब्सिडरी होगी, हाँ हाँ, समझा? ए की सब्सिडरी बी की सब्सिडरी सी किसकी? तो यहाँ पे कंट्रोल किसी और सब्सिडरी का है, फिर भी ये होल्डिंग की सब्सिडरी। बैठा? नेक्स्ट वाला पॉइंट तुमको पता है, बी वाला चेक कर लो। डिस्क्रिशन मतलब मर्जी, बराबर? होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन पढ़ लो, ऊपर है। अच्छा, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, डेफिनेशन पूछेंगे सिर्फ? नहीं, कोई केस में आ सकता है। हाँ, क्या? नहीं, केस लॉ डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों आए। फर्क नहीं पड़ेगा वो डेफिनेशन आए तो, ठीक है? कंसेप्चुअली तुमको पता है गारंटी कंपनी क्या है, वैसे फर्क नहीं पड़ता। बट ये ना, जब डेफिनेशन सब्सिडरी कंपनी का लिखना होता है ना, तो एज इज लिखना पड़ता है। मतलब उसमें ज्यादा तुम वेरिएशंस नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बोला है स्टडी। इसमें भी डायरेक्ट और केस लॉ दोनों आए। डायरेक्ट 10%, हाँ एक ज्यादा केस में बाकी सब केस मेथड ही आएंगे। मतलब केस मेथड एज इन तुमको वो फैक्ट जजमेंट वगैरह नहीं लिखना है। तुमको जैसे जैसे डेवलप होएगा ना, मैं तुमको बताऊंगी, ठीक है? बेसिकली द क्वेश्चन विल बी इन द पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है? सिचुएशन दिया होगा, बट तुमको लिखना प्रोविजन ही है। अगर बोला ए एंड बी ने मिलके एक कंपनी फॉर्म करने का सोचा, प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है, उनको एडवाइस करो कि वो लोग कैसे करेंगे, तो तुम लोग को लिखना तो प्रोविजन ही है, सिर्फ क्वेश्चन इज इन द केस फॉर्मेट, और एंड में लिख देने का ए एंड बी को ये सब करना पड़ेगा, सिंपल। समझा? नो फैक्ट्स, नो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ प्रोविजन। और एंड में अगर कुछ पूछा है क्या, बताओ ए एंड बी क्या करेंगे, तो ए एंड बी ये करेंगे, ठीक है? होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन पढ़ो तो सही। In relation to one or more other company means company of which such companies are OPC। पढ़ लो खुद से। डन? डन? चलो अभी
सेक्शन 2 क्लॉज 68 अपने जिंदगी में कभी नहीं बोलना प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी का जो ये डेफिनेशन है ना, ये प्राइवेट कंपनी सब कुछ नहीं कर सकती, कुछ रेस्ट्रिक्टेड मैनर में ही चीजें कर सकती है, कुछ प्रोहिबिशंस है उसको। वो प्रोहिबिशंस क्या है, वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दिया है। और ये पूरा डेफिनेशन एज इट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डाला जाता है अगर प्राइवेट कंपनी है। अगर वो डेफिनेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से निकाल दिया गया, दैट मीन्स वो रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया गया है, और रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया गया है तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इट इज दैट इंपॉर्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड? प्राइवेट कंपनी का रेस्ट्रिक्शंस, प्राइवेट कंपनी का लिमिटेशंस कहाँ दिया हुआ है, उसके डेफिनेशन में, विच इज सेक्शन 2 क्लॉज 68। वेरी क्लियर? ठीक। प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, कहाँ दिया है, रूल्स में। अब तक कुछ दिया है नहीं, जीरो। जितना चाहिए उससे काम कर सकते हो। क्या रूल्स चेंज हो सकते हैं? हाँ, अगर दिया तो फिर वो फॉलो करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? हाँ। एंड ध्यान, एंड बाय विच बाय इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में वो क्या करती है, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। मतलब प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी के मेंबर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों बोला है? within the company ऐसा कुछ नहीं होता है, विद इन द कंपनी कर सकते हैं, बेसिकली फ्रीली नहीं कर सकते। फ्रीली मतलब पैसा फ्रीली नहीं, फ्रीली मतलब विदाउट रेस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी क्यों है, क्योंकि क्लोजली हेल्ड है यार, वही लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं, वही लोग हैं जो ओनर्स हैं, बराबर है। इसीलिए वहां पे जब भी शेयर ट्रांसफर करना है ना, कर सकते हैं भाई। एक चीज समझो, जब कंपनी ये फॉर्म हुआ था ना एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे एक फीचर था कि कोई भी बंदा कंपनी से नेसेसरीली वेडेड नहीं होना चाहिए। वेडेड मतलब शादी नहीं होनी चाहिए, शादी हो गई तो उसी के साथ रहना पड़ेगा ना जिंदगी भर। हाँ। कंपनी जब फॉर्म हुई है तो उसके साथ कोई नेसेसरीली वेडेड होना नहीं चाहिए। तो अगर कोई ओनर है जो शेयर्स बेच के निकलना चाहे तो उसके पास वो ऑप्शन होना चाहिए। ये कंपनी का फीचर है बच्चा। समझ में आ रहा है? तो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, शेयर ट्रांसफर इज वन ऑफ द फीचर। इट्स जस्ट दैट पब्लिक कंपनी है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो विद रेस्ट्रिक्शन, और वो रेस्ट्रिक्शन कहाँ दिए होते हैं, एओए। अभी तुम जो बोल रहे हो ना विद इन कंपनी हो सकता है, हाँ, दैट कुड बी वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पे बोला गया है कि अगर मेंबर को शेयर्स बेचने ना तो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को पूछो। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स खरीदना चाहते हैं तो उसी को बेचो, अगर नहीं खरीदना चाहते तो किसी को बाहर बेचो। दैट कुड बी वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन। बट ट्रांसफर हो सकते हैं क्या शेयर्स? डेफिनेटली हो सकते हैं, बट विथ रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर? तो प्राइवेट कंपनी का पहला डेफिनेशन क्या बोलता है, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। सेकंड, except in case of OPC limits the number of its members to 200। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं, 200, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? बट मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है? अरे पर अपन डेफिनेशन किसका पढ़ रहे हैं, तो उसमें ओपीसी क्यों दिया है? हाँ, ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, इसीलिए बोला है एक्सेप्ट ओपीसी प्राइवेट कंपनी के कितने मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200। वेरी क्लियर? बट उसमें दो लोगों को बाहर निकाला है, 200 के कैलकुलेशन में दो टाइप के लोगों को बाहर निकाला है। पहला बोला है कि अगर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर्स, मतलब ज्वाइंट ओनर्स है, क्या है, ज्वाइंट ओनर। 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर, तो जब काउंट करेंगे 200, वो ज्वाइंट मेंबर को हम सिंगल मेंबर कंसिडर करेंगे। समझा? नहीं, वापस से फॉर एग्जाम्पल प्रियंका और गरिमा ने मिलके एक शेयर लिया है, तो जब हम 200 काउंट करेंगे ना तो हम दो नहीं एक मेंबर के लिए। समझा? when 2 or more persons are holding 1 or more shares jointly, for the calculation will consider them single। बैठा? दूसरा, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट में, पर्सन क्या है, एंड उसको शेयर्स दिया, तो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, उसको हम 200 के लिमिट में काउंट नहीं कर। क्लियर? दूसरा, अगर कोई पर्सन है जो फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट था, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मरली, पहले इन एम्प्लॉयमेंट में था, अब जब एम्प्लॉयमेंट में था
तब वो कंपनी का मेंबर था। जब एम्प्लॉयमेंट में था तब कंपनी का क्या था? मेंबर। अब एम्प्लॉयमेंट उसने कर दिया है सीज, एम्प्लॉयमेंट इज सीज्ड मतलब स्टॉप, बट कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर। शेयर्स बेचा बट जॉब छोड़ दिया, बट मिला कब था शेयर्स? जब वो एम्प्लॉयमेंट में, तो हम उसको काउंट नहीं करें। क्लियर? करंट एम्प्लॉइज and former employees provided they were members of the company when they were in employment ceased but membership continued. Got the point? हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब पढ़ के देखो, provided that and provided further, दोनों पॉइंट्स पढ़ो। समझाना क्या पढ़ना है? ये और ये दोनों पॉइंट्स पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक। डन? सेम है। एंड तीसरा लिमिटेशन इज प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू पब्लिक। वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कुछ भी हो, पब्लिक को इनविटेशन दे नहीं सकता, मतलब प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकता, ठीक है, ऑफ द कंपनी। बैठा? क्लियर है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। और ये सारे रेस्ट्रिक्शन कहाँ दिए होते हैं? आर्टिकल्स। क्लियर? स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी डेफिनेशन। डन? पढ़े स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन? पहले पढ़ा है स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन? हाँ? नहीं? मुझे क्या मालूम? एक काम करो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो डेफिनेशन और मुझे बताओ क्या बोला है। थोड़ा क्रिटिकल है इसलिए बता रही हूँ, तो पढ़ो। क्रिटिकल मतलब समझ गया तो समझ। हर लाइन में मतलब है, हाँ? हर लाइन में। तनिष, और दो चैप्टर का कंपनी लॉ का नोट्स दिया है, कलेक्ट करवाना। हम्म, उसको भी दिखना चाहिए ना आज का चैप्टर जो दिया है ना। बड़ा है, कितने पेजेस का? ज्यादा नहीं, सिर्फ 80। कौन सा? शेयर एंड शेयर कैपिटल। एक चैप्टर है वो? एक छोटा बुकलेट है।
ईईटी का बुक है एक सब्जेक्ट का बुक है। business and one. बी, हाँ तो वो भी कम था, बी ज्यादा नहीं था। तुम्हारे ये जो 4 चैप्टर्स मैंने दिए ना, वो चैप्टर मिला, चारों मिला देंगे तो पूरा ईटी का पोर्शन खत्म हो जाएगा, है ना। ईटी उल्लू बनाने के लिए है, क्या हम कर सकते हैं। हाँ ना, सच में। चलो चलो, स्मॉल कंपनी पढ़ा। फिर नेक्स्ट टाइम अभी तुम्हारे छोटे को तुमको मिलेंगे और बोलेंगे हम ईटी पास हो गए हाँ, सही है। उनको बोला अच्छा अच्छा बेटा। दस लेक्चर बैठ जाओ। 10 नहीं, कंपनी का भाई। नहीं, बस 10 लेक्चर बैठ गए, एग्जीक्यूटिव 10 लेक्चर बैठ गया, बस ये है। बस हो गया, तब ज्यादा है, ये लोग। टोटल 50 50 60 लेक्चर्स के ऊपर नहीं होगा पूरा ईटी, उतना ही होगा। उसमें भी सबसे ज्यादा तो मेरे ही थे लॉ के, और प्रीति मैम के थे बिजनेस कम्युनिकेशन। स्मॉल कंपनी बताओ, शुरू करो शुरू करो। मतलब कोई भी कंपनी जो हाँ, पब्लिक करो। कंपनी नहीं है, अदर देन, मतलब पब्लिक कंपनी तो हट गई स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन से, बची सिर्फ, तो प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है प्रोवाइडेड। 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। आगे ये लाख। बोल। अगर इसका 50 लाख रुपए से उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ और गवर्नमेंट बाद में प्रिस्क्राइब करेगी कि उसका 50 लाख टू और दूसरा कुछ भी अमाउंट प्रिस्क्राइब करेगी, हाँ, और वो मतलब वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकती, कौन तो गैप रूल्स में। रूल्स में दी। हाँ हाँ, तो मतलब अगर गैप 50 लाख टू और कुछ भी चल जाए, ऐसा कुछ है, और 10 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकती है। बराबर है। तो यहाँ पे पहले एक्ट ने बोला कि 50 लाख से कम पेड अप शेयर कैपिटल है ना, तो तुम स्मॉल कंपनी है। फिर एक्ट ने सोचा यार ऐसा टाइम आएगा जब 50 लाख बहुत कम लगेगा, तो एक्ट ने बोला ठीक है और एक एडिशन कर देता हूं, और मे बी प्रिस्क्राइब। तो एक्ट ने बोल दिया 50 लाख, फिर बोला ठीक है चलो अगर प्रिस्क्राइब में कुछ और दिया ना तो प्रिस्क्राइब देख लेना। तो 50 लाख और प्रिस्क्राइब, 50 लाख और प्रिस्क्राइब, ठीक है, तो स्मॉल कंपनी बन गई। फिर एक्ट ने सोचा यार प्रिस्क्राइब कुछ भी दे देगा, तो एक्ट ने बोला प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। तो प्रिस्क्राइब कैन बी मोर देन 50 lakhs, बराबर है, बट कैन नॉट बी मोर देन, समझा। सेम गोज फॉर टर्नओवर। टर्नओवर किसका देखेंगे, पीएनएल देखेंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस, बराबर है। और कितना बोला है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, ये कौन बोला, एक्ट। और बोला सच हायर अमाउंट हो सकता है जो कहां प्रिस्क्राइब किया हुआ है, रूल्स में, करेक्ट है, बट दैट कैन नॉट बी मोर देन 100 करोड़। और फिलहाल रूल्स क्या बोलता है, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, एज पर रूल्स सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 1 किसके बारे में बात करता है, पेड अप शेयर कैपिटल, और सब क्लॉज 2 टर्नओवर। तो पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर 4 करोड़ दिया है रूल्स में, और टर्नओवर दिया है 40 करोड़। तो अभी 50 लाख देखोगे कि 2 करोड़, सॉरी 4 करोड़, 4 करोड़, बराबर है। और यहाँ पे कितना था, 2 करोड़, 2 करोड़ देखोगे या 40 करोड़, तो 40 करोड़ का 50 हो सकता है क्या, हाँ, 50 का 60 हो सकता है, हाँ, 100 से ऊपर जा सकता है नहीं, क्योंकि एक्ट ने लिमिट डाल दिया कितने पे, 100 पे, बैठा। अभी ये सारी कंपनीज स्मॉल नहीं हो सकती इवन इफ प्राइवेट है। कौन सी, होल्डिंग और सब्सिडरी। देखो तुमको स्मॉल कंपनी इसीलिए डिफाइन किया हुआ है क्योंकि तुमको बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इसीलिए स्मॉल कंपनी को हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, बराबर है। अभी रिलायंस को जो हम कंप्लायंसेस देते हैं,
और कोई छोटी अभी अभी कंपनी बनी है उसको कंप्लायंसेस देंगे, दोनों को सेम देंगे तो वो उग पाएगा क्या? नहीं, उगने से पहले ही क्या हो जाएगा? बंद। इसीलिए उसको स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में डाल के उसको क्या मिलता है? कुछ एग्जेम्पशन मिलता है कि भाई तो उगले पहले। बराबर है। इन दैट सिचुएशन अगर वो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है तो वो अकेली है क्या? नहीं, उसके पास कोई तो साथ है, तो वो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं। क्लियर? दूसरा, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 इज नो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वाली कंपनी, उसको गवर्नमेंट के बहुत ग्रांट्स मिलते हैं ऑलरेडी। ठीक है, गवर्नमेंट का उसके सर पे हाथ होता है, तो उसको स्मॉल कंपनी के एग्जेम्पशन की जरूरत नहीं। क्लियर? थर्ड, कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न अंडर मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तो तुम स्मॉल कंपनी नहीं है, तुम्हारे लिए अलग एक्ट है और तुम बोलते तुम छोटा है, नहीं चलेगा। क्लियर? तो ये 3 स्मॉल कंपनी के डेफिनेशंस में नहीं। श्योर इनफ? नेक्स्ट, डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव। हाँ, इनएक्टिव। कुछ ऐसी कंपनी है ना बच्चा लोग जो फ्यूचर काम के लिए बनी है, कोई सिर्फ असेट होल्ड करने के लिए बनी है, कोई सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है, और उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट? अरे कंपनी बनी है तो शेयर्स अलॉट करेगी ना, तो शेयर्स अलॉटमेंट तो दिखेगा ना। बराबर है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आरओसी के पास फॉर्म फाइल करना है तो पैसा तो भरेगी ना, तो फीस तो दिखेगा ना। अगर लोग है कुछ, बेसिकली डायरेक्टर तो होंगे ही, तो डायरेक्टर को सैलरी नहीं देगी तो भरना तो पड़ेगा ना पैसा। करेक्ट है? बट वो ना सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, बराबर है, सच कंपनी और एन एक्टिव कंपनी वो आरओसी को अप्लाई कर सकती है और स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट ले सकती है। अपने आप डॉर्मेंट नहीं हो जाती। अगर उसको इनएक्टिव कंपनी बननी है ना तो उसको आरओसी को करना पड़ेगा अप्लाई, फिर आरओसी उसको एक्टिव से क्या कन्वर्ट कर देगी? इनटू डॉर्मेंट। ये करने की जरूरत क्या है? बहुत सारी चीजें जो एक्टिव कंपनी को एप्लीकेबल है ना, कंप्लायंसेस, वो डॉर्मेंट को एप्लीकेबल नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर चेंज करते रहना पड़ता है। अगर डॉर्मेंट कंपनी है तो चेंज करते रहने की जरूरत। समझ में आ रहा है? क्योंकि फ्यूचर असेट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है, या सिर्फ असेट होल्ड करने के लिए बनी है तो क्यों मगजमारी? तो इसीलिए खुद को क्या करवा लो? इनएक्टिव। बट तुम्हारा कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होना नहीं चाहिए। गॉट द पॉइंट? निधि, निधि पता है? निधि 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 कंपनी एक ऐसी कंपनी है ना बच्चा लोग जो इनकॉर्पोरेट हुई है टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ सेविंग्स। बराबर है। किसका सेविंग्स? अपने मेंबर्स का। तो मेंबर्स को वो बोलती है पैसा जमा करो, सेव करो, और फिर जब भी उनको पैसे की जरूरत हो ना, उसी में से उसको लोन देती है। समझा? निधि कंपनी क्या करती है? सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम करती है। मेंबर से सेविंग का हैबिट कल्टीवेट करती है, उनसे पैसा बचवाती है, और फिर जब भी उनको जरूरत पड़े तो उनको लोअर रेट्स पे लोन। So works only for members, not outsiders. Those are Nidhi companies. Do you understand? So incorporated as Nidhi with the object of cultivating the habit of thrift and savings amongst deposit लेती है and lend करती है only to for their mutual and complies with such rule as may be prescribed by central government. Got the point? Listed company कौन सी कंपनी होती है? जो listed हो। बराबर है। Shall we take a break? Let's take a break. 10 मिनट। वाला दिला दीजिए, इतना बड़ा दीजिए। चलो चलो चलो, लेट्स स्टडी गाइस लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। अब ना एकदम ध्यान से, डेफिनेशंस खत्म करने के बाद मैं तुमको छोड़ दूंगी, पर लिस्टेड कंपनी का ध्यान से करो। पढ़े? एकदम ध्यान से। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज, याद रहे, means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. बराबर है। recognized stock exchange अपने पास दो है, BSE एंड NSE। तो recognized stock exchange पे अगर कंपनी की कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। बट
प्रोवाइडेड दैट, यहां से शुरू होता है ट्विस्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी से, पंखा बंद कर एसी चालू कर, मेरे को चिल्लाना पड़ता है, provided that such class of companies which have listed or intended to list or intend to list such class of security as may be prescribed in consultation with SEBI, जैसे ही listed company का बात आता है, कौन आता है? SEBI, बराबर है, shall not be considered as listed company। कहना क्या चाहते हैं? वो बोलते हैं ऐसे class of company, चाहे वो already listed हो या intention हो list करने का, बराबर है, as may be मतलब रूल्स में दिया है, किससे कंसल्ट करके? सेबी से, उनको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो लिस्टेड तो है उनकी सिक्योरिटी, बट उनको लिस्टेड हम उनको नहीं मानते, उसका लिस्ट हम अभी पढ़ेंगे। वो कहाँ दिया हुआ है? रूल 2 बिग ए में। कहाँ दिया है? रूल 2 बिग ए में। और बिग ए है तो बिग ए ही बोलो। कैसा होता है ना, लाइन से रूल बन गए 1 2 3 4, अब बीच में कुछ डालना है बाद में अमेंड करके, तो कैसे डालेंगे? तो बिग करके डाल देते हैं, समझा? मतलब ये जब भी एक्ट आया तभी नहीं बना है, उसके बाद रूल आया, इसलिए बिग ए दिखता है। कहीं पे भी बिग दिखेगा ना तो समझ जाने का ये बाद में इंसर्ट। क्लियर? कंपनी इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, ये कहां दिया है? रूल 2 बिग ए में। कौन से रूल में? स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स, बराबर है, रूल्स 2014। ओके, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज listed companies, namely A, public companies which have not listed their, ऐसी पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपना इक्विटी लिस्ट नहीं किया है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बट क्या लिस्ट किया है? वन, एकदम ध्यान, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, मतलब डिबेंचर वगैरह कुछ, तो वो भी कौन से वाले? नॉन कन्वर्टेबल वाले, मतलब वो कन्वर्ट होके इक्विटी नहीं बनेंगे, क्या होंगे? रिडीम। समझ में आ रहा है? तो अपना इक्विटी लिस्ट नहीं किया है, कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। क्या लिस्ट नहीं किया है? इक्विटी, बट क्या लिस्ट किया है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी। वो भी कौन से बेसिस पे इशू किया है? in the terms of SEBI issue and listing of debt security, this is IC, issue and listing नहीं, अलग है, issue and listing of debt securities regulations 2008, ठीक है? ओके, फिर और क्या लिस्ट किया अपना? नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या? ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जो नॉन कन्वर्टेबल है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब इक्विटी नहीं मिलेगा, बट कौन से टाइप का है? रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कुछ सालों बाद पैसा दे देंगे, शेयर्स वापस ले लेंगे, तो रिडीमेबल, करेक्ट है? वो भी इश्यू कौन से बेस पे किया है? अंडर इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। याद रहे, इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर है, रेगुलेशंस 2013, ये सब याद करना पड़ेगा। क्लियर? लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में या दोनों लिस्ट किया है 1 and 2, बराबर है। कौन सी कंपनी ने? पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब पब्लिक को नहीं दिया है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिया है, तो कौन सा बेसिस होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट, समझा? फिर बी, प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर, अरे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बोला? प्राइवेट कंपनी विच हैज नॉट लिस्टेड इट्स इक्विटी बट लिस्टेड इट्स डेट, ऊपर वही बोला था ना। पब्लिक कंपनी किधर गया? विच हैव नॉट लिस्टेड देयर बट लिस्टेड डेट, तो वो लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ क्यों नहीं बोला ऐसा? प्राइवेट कंपनी जिसने अपना इक्विटी लिस्ट नहीं किया है बट डेट लिस्ट किया है। हाँ, प्राइवेट कंपनी है ना, तो कभी पब्लिक को इक्विटी दे ही नहीं सकती, तो लिस्ट होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए प्लीज लिखना नहीं विच हैज नॉट लिस्टेड इट्स इक्विटी। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट लिस्ट इट्स इक्विटी, डू यू अंडरस्टैंड? बट ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने अपना लिस्ट क्या किया है, ऑन व्हाट बेसिस इश्यू किया था? on a recognized stock exchange in terms of same regulations, ILDS regulation 2008, बराबर है। और ऐसी पब्लिक कंपनीज जिसने अपना क्या इश्यू नहीं किया है?
सॉरी क्या लिस्ट नहीं किया है, इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बट उसका इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन अ jurisdiction as specified in section 23 subsection 3 of Companies Act 2013, मतलब कोई तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, बट तुमको सेक्शन ही याद रखना, ठीक है। या एक काम कर सकते हो, अगर सेक्शन याद नहीं है तो लिखना आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन अ फॉरेन jurisdiction। अगर सेक्शन याद नहीं आया तो फॉरेन jurisdiction लिख देना। या jurisdiction आउटसाइड इंडिया तो भी चलेगा, jurisdiction आउटसाइड इंडिया भी चलेगा। समझ में आया? तो इंडिया में लिस्ट नहीं किया है, कहाँ लिस्ट किया है? इंडिया के बाहर, तो भी लिस्टेड नहीं है। तो कौन सी कंपनी लिस्टेड नहीं है तुम बता दो एक बार फटाफट। पब्लिक कंपनीज, जिसने अपना क्या लिस्ट नहीं किया है, कहाँ लिस्ट नहीं किया है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। तो क्या लिस्ट किया है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट किया है अंडर रेगुलेशन, याद करना पड़ेगा। या दूसरा क्या लिस्ट किया है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बराबर है, एज पर रेगुलेशन, वो याद करना पड़ेगा। या बोथ 1 and 2, परफेक्ट, ठीक। फिर प्राइवेट कंपनी which have listed their debt security as per regulation, बराबर है। तीसरा पब्लिक कंपनी, जिसने अपना इक्विटी लिस्ट कहाँ पे, बट कहाँ लिस्ट किया है, या jurisdiction आउटसाइड इंडिया, बराबर है, तो वो भी लिस्टेड कंपनी नहीं है। बैठा? ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? हाँ, नॉट लेस देन 51, क्या बोला है? परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सो अगर कोई भी कंपनी है जिसमें 51% मिनिमम किसने होल्ड किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट। क्लियर? 50, नॉट लेस देन। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी क्या कंपनी होती है? जिनका ऑपरेशन हाँ, इनकॉर्पोरेशन किधर है? आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेशन किधर है? प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे इटसेल्फ कर रही है, थ्रू एन एजेंट कर रही है, फिजिकल कर रही है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रही है, बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, तो वो क्या है? फॉरेन कंपनी। कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ठीक, अभी तुम्हारे लिए एक काम है, जो पीछे पेज है ना, खाली पेज, बराबर है, उसमें तुमको सेक्शंस और रूल्स लिखने हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारे रूल्स आएंगे, हम हर सेक्शन और रूल नहीं पढ़ पाएंगे, बराबर है, बट जो अपने को याद रखने हैं वो अपने को पढ़ने पड़ेंगे, वो लिखने पड़ेंगे वहां पे पीछे। सबसे पहले तो तुम एक्ट्स के ईयर के साथ एक्ट्स लिखो। इंश्योरेंस एक्ट, IRDA, बैंकिंग रेगुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। समझा क्या लिखना है? एक्ट के सारे नाम। सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 में सेक्शन 1 लिखो और उसमें एक्ट के नाम लिखो। समझा? ब्लैंक पेज पे। फिर सेक्शन 464, हेडिंग क्या लिखोगे? 464 लिख के मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अलाउड इन एसोसिएशन और पार्टनरशिप। समझा क्या लिखोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अलाउड इन एसोसिएशन और पार्टनरशिप। 464 के साथ रूल भी लिखोगे, रूल नंबर और कहाँ का रूल है वो। समझा? पहला था सेक्शन 1, फिर कौन सा लिखोगे? 464 एंड रूल। सही? उसके बाद डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में तुम कौन से डेफिनेशंस का नंबर लिखोगे? होल्डिंग का, सब्सिडरी का, प्राइवेट का,
स्मॉल का, लिस्टेड का, Listed. नहीं, लिस्टेड का, ठीक है, वो तुम लिखोगे, इतना करो। सेक्शन लिखेगा उसका अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल, वैसा, क्योंकि जब तुम वो रीड करोगे, पूरा डेफिनेशन नहीं, सिर्फ उसका वन लाइनर, क्योंकि 464 लिख तो दिया तुमने, तुमने पढ़ भी लिया 464, बट है किसके लिए एप्लीकेबल वो तो पता ही नहीं है ना। अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट, लिस्टेड में तुमको सारे रेगुलेशंस के नाम, रूल भी, है ना, सेक्शन नंबर लिखोगे, फिर रूल लिखोगे, रूल 2A लिखोगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड कंपनी, ये कहां दिया हुआ है, रूल 2B में, बराबर है, उसका रूल का नाम, और फिर ये रेगुलेशन भी, ये और समझा, ये सब अपने को याद करना है, तो वो स्पेसिफिकली लिखना, और ये हम हर चैप्टर के लिए, ठीक है, ताकि आते जाते कभी टाइम है, ट्रेन खाली है, सिर्फ वो ग्लैंस मारते चलो, एक दिन में 100-200 सेक्शंस याद नहीं है, बराबर, टोटल तो 370 है सिर्फ सेक्शंस, क्लियर, चलो गो फॉर इट, स्टार्ट। सेक्शन नंबर 1 से, सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी, उसमें जितने एक्ट्स है वो समझा, लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, नहीं नहीं, क्यों भर गए, हाँ एक ही पेज दिया था क्या मैंने, अभी क्या करेंगे, हाँ, एक सिंगल सिंगल पेज ले लो, बुक से फाड़ दो सिंगल सिंगल पेज और अटैच कर दो, देवनाथ कंपनी है पेज में लिखिए, मैंने जो लिखा है एक बंदा डबल पेज फाड़ दो, एक बाजू वाले को दे दो, क्या है पेज, डबल पेज है, लगेच मित्र झालो हा. मग आम्ही कधी मिली डबल पेज, डबल पेज खत्म हो गई है तुम्हारी, नुपुर को भी एक में डबल ही फाड़ रही है ना, नुपुर की, चलता है, अपना ही है, पढ़ना ही है, फाड़ देना पेज में, पट्टी से फाड़ वो साइड ठीक है, मैं मीटिंग एंड करती हूँ, ये खत्म करो, सेक्शंस एंड रूल्स, टाइटल, सेक्शंस एंड रूल्स, टाइटल, सेक्शंस एंड रूल्स, ठीक है, चल बाय। बाय बाय।